नमस्कार बच्चों, आपका गणित की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ अच्छा नया सीख रहे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं चाहती हूँ कि हम लोग कुछ चीज़ें देखें। जैसे ये देखिए, मेरे हाथ में ये कुछ मैं बनाकर लाई हूँ फ्लावर। तो ये कितने हैं? 4 हैं, इजीली हम बता सकते हैं। इसी तरीके से मेरे हाथ में ये कुछ पेन हैं और ये कितने हैं ये भी हम गिनकर बता सकते हैं, ये 5 हैं। लेकिन ये देखिए, मेरे हाथ में क्या है? ये कुछ दाने हैं इस बॉक्स के अंदर। क्या हम इनको बता सकते हैं? हाँ, नहीं बता सकते, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ऊपर नीचे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ दाने हैं, और वो कितने हैं और ये हम क्यों कर रहे हैं, इसको अभी हम आगे जानेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस प्लेट में भी कि पहली प्लेट में कितने सेब हैं? 2 सेब हैं। दूसरी प्लेट में 3 सेब हैं और तीसरी प्लेट में 4 सेब हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक आपके सामने टोकरी है, और अगर मैं कहूँ कि इसमें कितने सेब हैं तो क्या हम बता पाएंगे? तो देखिए, इसमें कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, तो हम नहीं बता सकते इजीली कि इसमें कितने सेब हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं कि इस टोकरी में कुछ सेब हैं। ठीक इसी तरीके से इस बॉक्स में कुछ बीज पड़े हुए हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया था, इस बॉक्स में भी कुछ बीज थे, तो इनको भी गिनना कठिन है, तो हम यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं कि इसमें भी कुछ बीज हैं। इसको और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए आइए एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कि राम के पास कितने रुपए थे? 45 रुपए थे। उसे अपनी बहन शीला से कुछ रुपए और मिल गए। अब उसके पास कुल कितने रुपए हैं? राम के पास पहले से कितने रुपए थे बच्चों? 45 रुपए। और उसको कितने रुपए और मिल गए? कुछ रुपए और मिल गए। अगर हम ये कहते कि इसको 4 रुपए मिल गए, 6 रुपए मिल गए या 10 रुपए मिल गए, तो हम क्या करते? हम उस 45 में उनको जोड़ देते और हमें पता चल जाता कि उसके पास कुल कितने रुपए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हुई है? कुछ। तो देखिए, वही हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो हमने यहाँ पर ये क्या लिखा है? 45 प्लस कुछ। इनको भी करके देखते हैं। आपके सामने ये एक वर्ग है, वर्ग ए बी सी और डी, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हमें पता है, और अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो या कुछ और भी निकालना हो तो हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि हमें पता है एक भुजा की लंबाई 2 है, तो सबकी सारी भुजाओं की लंबाइयाँ हमें पता चल गई। इसी तरीके से दूसरा वर्ग है ई एफ जी एच, इसकी भी भुजा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ भी आसानी से बता देंगे। लेकिन आपके सामने ये एक और वर्ग है, क्या है? एल एम एन ओ। इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर होगी? जब तक हमें नहीं पता है तब तक हम उसको मान लेते हैं कि ये कुछ होगी, या हम उसको कोई नाम दे देते हैं कि मान लेते हैं y सेंटीमीटर होगी। अब ये हमने क्यों किया? धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। इसको हम समस्या को एक और हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, आप जैसे देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिनके हाथ में पौधे हैं, और ये अपने स्कूल में पौधों को लगा रहे हैं। तो एक विद्यालय है जिसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है, और हर बच्चे को, उस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे को 2 पौधे लगाने हैं। तो अगर बच्चे ऐसे पौधे लगाते जाते हैं तो वो किस तरीके से उन पौधों की संख्या हम गिन पाएंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, अगर एक विद्यार्थी ने पौधे लगाए तो कितनी होगी? ये देखिए, 2 लगाएगा वो, और एक विद्यार्थी है तो कितने होंगे? 2। 2 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 2 गुणा 2 4। 3 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 2 गुणा 3 6। 10 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, तो क्या करेंगे? 2 गुणा 10 अर्थात 20।
आप लोग यहाँ तक अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि हर बार 2 तो है ही, क्योंकि प्रत्येक बच्चा 2 ही पौधे लगा रहा है और जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे वो नंबर चेंज होता चला गया। 1 ने लगाया 1, 2 ने लगाया 2, 3 ने लगाया 3, 10 ने लगाया 10। इसी तरीके से क्या कह सकते हैं हम कि पौधों की कुल संख्या कितनी हुई? 2 गुणा विद्यार्थियों की संख्या, कि विद्यार्थियों की संख्या जितनी होगी वो हम रखते हुए चले जाएंगे। मान लेते हैं कि n विद्यार्थी अगर हैं, n की जगह फिर हम कुछ भी नंबर वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यदि विद्यार्थियों की संख्या n है तो लगाए गए पौधों की संख्या कितनी होगी बच्चों? वो होगी 2 गुणा n अर्थात 2n। आई बात समझ में? अब इसको हम यहाँ पर सारणी के थ्रू एक बार और समझ के देखते हैं और देखते हैं कि n जो हमें 2n प्राप्त हुआ है उसमें अगर हम संख्या या नंबर रखेंगे तो किस तरीके से वो काम करता है। देखिए n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो पहले विद्यार्थी की संख्या द्वारा लगाए गए उसने जितने पौधे लगाए वो हमें मिल जा रहे हैं। 2 पौधे 2 रखते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4, 3 में 6 और इसी तरीके से 10वां विद्यार्थी अगर है तो हमारे यहाँ पर कितने पौधे लग चुके होंगे? 20। और इसी तरीके से 20 में 40 और 50 अगर हैं तो 50 में कितना हो जाएगा बच्चों? 100 और n में 2n। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ तक हमने अभी क्या किया? जब हम शुरू में गिन रहे थे तो हम सेबों को नहीं गिन पा रहे थे, जैसे कि हम इन दानों को भी नहीं गिन पा रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? हमने इनको कुछ नाम दे दिया था कि वो कुछ सेब हैं, कुछ दाने हैं, x, y, z। या अभी हमने जब एक वर्ग की गणना की थी वहाँ भी हम नहीं उसको जान पाए थे क्योंकि कुछ वहाँ पे निश्चित उसकी संख्या नहीं दी थी। तो वहाँ भी हमने इसको क्या कह दिया था कि वो उसकी भुजा की लंबाई कितनी है? कुछ सेंटीमीटर, उसको हम y मान सकते हैं। तो a, y और x, जब हमने रुपयों की बात की थी 45 प्लस कुछ वहाँ पर लिखा था तो उसको भी हम x मान सकते हैं। तो ये जो a, y और x हैं ये क्या हैं? ये हमारी अक्षर संख्याएं होती हैं और इन्हीं को हम बीज भी कहते हैं, इसीलिए इसको बीजगणित भी कहा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक भी है बीजगणितीय अवधारणा। ये अक्षर संख्याएं किसी राशि को प्रकट नहीं करती, केवल संख्याओं को व्यक्त करती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि किसी वर्ग की लंबाई x है तो ये गलत होगा, हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि x, y, z या जो भी वर्ग है उसकी लंबाई x सेंटीमीटर है, तब वो पूरा करेक्ट होगा। बच्चों, बीजगणित की अवधारणा, जो हम बीजगणित का अध्ययन करते आ रहे हैं वो हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। ये क्या है? ये अंकगणित का ही व्यापक रूप है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें नंबर के साथ साथ हम अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं। और जब हम इसको अच्छे से आज जान जाएंगे तो देखेंगे कि हम इनकी सहायता से किस तरह से अपने सूत्र, अपने नियम का बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। अब आपके सामने कुछ संक्रियाएं, जिस तरह से हम अंकगणित में करते थे, योग की संक्रिया, घटा की संक्रिया, गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया, इसी तरीके से हम यहाँ पर अक्षरों के साथ भी ये करके देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले योग की संक्रिया। तो 5 और 4 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है? हमेशा करते आए हैं, बहुत आसान है, सीधे सीधे आप बता देंगे। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से x तथा 4 जोड़ने पर, तो किसमें क्या जोड़ा हमने? x में क्या जोड़ा? 4। देखिए x प्लस 4, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। x तथा y जोड़ने पर तो हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस y, क्योंकि हमने x और y को आपस में जोड़ दिया। a, b तथा c जोड़ने पर तो इसको भी हम लिख देंगे a प्लस b प्लस c। तो इसी तरीके से हम करते हैं। अब बात आती है अंतर की संक्रियाओं के बारे में। जैसे हमने योग की संक्रिया की, ठीक वैसे ही अंतर की संक्रियाएं भी हैं। देखिए, 10 में से 3 घटाने पर बिल्कुल सीधा सीधा है। 10 में से 3 घटाने पर बहुत आसान है, हमेशा से आप लोग करते आए हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 7। x में से कितना घट रहा है यहाँ पर बच्चों?
5 घट रहा है, तो लिख देते हैं x माइनस 5। यहाँ पर हमने x में से 5 को घटा दिया। अब क्या है, 5 में से x घटाने पर, तो अब किस में से घट रहा है, 5 में से, तो पहले 5 लिखिए, फिर माइनस का चिन्ह, और कितना घटाया है, x घटाया है। इसी तरीके से आगे x में से y घटाने पर x माइनस y, और x में से 0 घटाने पर x माइनस 0। ये हुई हमारी अंतर की संक्रिया। गुणा की संक्रियाओं के बारे में भी जान लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अभी हमने क्या, सब कुछ वैसे ही है जैसे हम नंबरों के साथ करते थे, वैसे ही इनके साथ भी है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि नंबरों की जगह यहाँ पर क्या आ गया है, अक्षर आ गए हैं। तो देखिए, गुणा की संक्रिया भी हम कैसे करेंगे, 2 जमा 2 जमा कितनी बार है, कितनी बार हमको 2 जोड़ना है, 4 बार, 4 बार हमको जोड़ना है। तो जैसे ही हम इसको 4 बार जोड़ेंगे तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, क्योंकि वो 4 बार आया, चाहे तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। अब y कितनी बार है, ये भी 4 बार है। चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो देखिए, 4 गुणा y बराबर 4y। a कितनी बार है, 3 बार, तो ये कितना हुआ, 3 गुणा a बराबर 3a। तो इसी तरीके से देखिए, z कितनी बार हम यहाँ पर ले रहे हैं, कितनी बार जोड़ रहे हैं, y बार। तो जैसा आपने ऊपर देखा, जितनी बार जोड़ रहे हैं उतने से हम गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी z कितनी बार है, y बार, तो हम गुणा कितने से करेंगे, y से। तो देखिए, y गुणा z बराबर yz। 1 कितनी बार आ रहा है, x बार, तो किससे गुणा करेंगे, x से, जैसा अब तक करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी x गुणा 1 बराबर x, और 0 कितनी बार है, x बार, तो 0 गुणा x बराबर 0। आई बात समझ में? हाँ, बहुत आसान है। अब हम भाग की संक्रियाओं के बारे में जानते हैं। देखो बच्चों, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 20 को 5 से विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे कि हम भाग करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग ही तो करना है। अब देखिए, a को b से विभाजित करने पर, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो संख्याएं होती थी उसकी जगह क्या आ गए हैं, अक्षर आ गए हैं, लेकिन तरीका वही है जो पहले था। तो a को b से भाग करना है, तो हम क्या लिख देंगे, a बटे b। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर कि a बटे b, यानी कि a से a को हम b से भाग तभी कर पाएंगे जब b क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। b 0 नहीं होना चाहिए, तब हमारा ये भाग हो पाएगा। 40 को p से विभाजित करने पर, तो देखिए 40 को अगर हमें p से विभाजित करना है तो हम लिख देंगे 40 बटा p, और यहाँ भी वही कंडीशन है कि p क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ये भाग पूरा हो पाएगा। b को 5 से विभाजित करने पर, तो क्या लिख देंगे, b को 5 से विभाजित करना है तो b बटे 5। ठीक इस तरीके से। तो ये हुई हमारी भाग की संक्रिया। अब हमने जोड़ की संक्रिया, गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया और घटा की संक्रियाओं में कुछ चीज़ें देखी जिन पर हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उनको भी हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। वो क्या थी, 4 गुणा y, हमने कई बार अभी किया था। 4 गुणा y को सामान्यतः हम क्या लिख देते हैं, 4y लिखा जाता है। बीच में जरूरी नहीं कि हम गुणा का चिन्ह लगाएं। अगर हम उसको केवल 4y भी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि उसका मतलब क्या है कि 4 में y की गुणा हो रही है, अर्थात 4 गुणा y है। इसी तरीके से yz का अर्थ क्या है, ये जो yz है इसका भी अर्थ क्या है, y गुणा z, ये इसका अर्थ है, अर्थात y में z की गुणा हो रही है। 1 गुणा y को 1y, जैसे यहाँ पर 1 गुणा y लिखा है तो इसको हम
जैसे अब तक ऊपर बताते आ रहे हैं कि बीच में गुणा का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही आगे अगर एक लिखा है तो यहाँ पर इसका एक अर्थ ये भी है कि एक भी लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर किसी संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब एक ही होता है। जैसे यहाँ पर y लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये कितना है, एक y है। ये हम लिख सकते हैं। a को b से भाग देना और b को a से भाग देने पर हमें इनका जो उत्तर मिलेगा वो तब तक बराबर नहीं मिलेगा जब तक a b के बराबर नहीं होगा। अगर a और b आपस में बराबर होंगे तो हम a को b से भाग करें या b को a से भाग करें, लेकिन हमें जो हमारा उत्तर, हमारा आंसर मिलेगा वो बराबर होगा। अब हमने जान लिया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ समस्याओं को यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। आपके सामने जैसे कि एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्या है, मिराया राधा की छोटी बहन है। मिराया राधा से 5 वर्ष छोटी है। अब तक इन्होंने 2 चीज़ें बताई, मिराया किसकी बहन है, राधा की, और छोटी बहन है, और मिराया राधा से 5 वर्ष छोटी है। तो मिराया की आयु को राधा की आयु के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, अगर हमें जो राधा की आयु थी अगर सही सही पता होती तो फिर तो कुछ समस्या थी ही नहीं, हम उसमें से 5 वर्ष घटाते और हमें उसकी सीधे सीधे आयु मिल जाती। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया है। अब नहीं बताया है, जहाँ पर हमें चीज़ें नहीं पता होती हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम मान लेते हैं। तो इस बार भी हम वही करेंगे। हमने यहाँ पर फिर माना कि राधा की आयु कितनी है, y वर्ष। राधा की आयु कितनी है, y वर्ष। और मिराया राधा से कितनी छोटी है, 5 वर्ष छोटी है। तो अब हम क्या कर देंगे, मिराया की आयु में से, मिराया की आयु जानने के लिए और उसमें से कितने घटा देंगे, 5 वर्ष घटा देंगे। किसकी आयु से, राधा की आयु से। तो देखो y माइनस 5, ये हमारी किसकी आयु हो जाएगी, मिराया की आयु हो जाएगी। दूसरा प्रश्न लेते हैं। आपके पास कुछ आम और आपके पास कुछ आम हैं, मतलब पहले से आपके पास कुछ आम हैं और आपको उसमें 5 आम और मिल गए। उसमें 5 जो आम आपके पास पहले से थे उसमें 5 आम और मिला दिए। तो बताइए अब आपके पास कुल कितने आम हो गए, और इस कथन को कैसे लिखना है, बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो देखिए, हमारे पास पहले से कितने आम थे, x आम थे। कितने आम थे बच्चों, x आम थे। और कितने आम हमें और मिल गए, 5 आम। 5 आम हमें और मिल गए। तो अब हमारे पास जो आम होंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, सोचिए। बिल्कुल सही, हमें जो हमारे पास पहले से आम थे और जितने हमें 5 और मिले उन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो आमों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, ये होंगे हमारे कुल आम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अक्सर संख्याओं की घात के बारे में, कि किस तरीके से हम घात बताते हैं, किस तरीके से जान पाते हैं कि जो हमारे सामने संख्या लिखी हुई है वो कितने घातीय है। हम जानते हैं किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसकी एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा करनी होती है। जैसे यदि किसी वर्ग की एक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्या करना होगा उसके लिए, हमको 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही करते हैं ना, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिलेगा। ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अभी तक हमको पता है, अभी तक हमको संख्या पता है तो हमने कर लिया। इसी प्रकार घन का आयतन अगर हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 3 बार उसको गुणा कर देते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या जरूरी है, हमें उसकी एक भुजा पता हो। तो देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 3 बार जैसे ही गुणा किया तो ये हमें क्या मिला है, 125 घन सेंटीमीटर। लेकिन हम यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं, घात जानना चाहते हैं। जैसे ये हमें मिला है
इस तरीके से हमें एक लिखी हुई संख्या मिली है और इसको हमने साथ में लिखा है सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो संख्या होती है, ये जो नीचे है, ये 5 जो है, ये क्या है, ये होता है हमारा आधार, इसको हम आधार कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो लिखा होता है, जहां आपको ये 3 दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा घातांक। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी घात कितनी है, 3 है। इसी तरीके से जो हमने वर्ग किया था अभी, उसका हमने जब निकाला था, अगर हम 10 गुणा 10 का गुणनफल जो हमने किया है, 10 गुणा 10 को संक्षेप में हम क्या लिख रहे हैं, 10 स्क्वायर, ऐसे व्यक्त इसको हम कर रहे हैं। तो 10 स्क्वायर में 10 को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, 10 को आधार कहेंगे, और 2 क्या होगा, हमारा घातांक होगा। ये 2 हमारा घातांक होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ था। आई बात समझ में? तो फिर ठीक है, चलिए कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, कुछ प्रश्न मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ समस्याएं लिखी हैं, और इनको आपको क्या लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हम कैसे करते हैं, आइए समझ लेते हैं। क्या लिखा है, a गुणा a। ये देखिए a गुणा a, कितनी बार a आया है, 2 बार। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, a, और कितनी बार आया है ये, 2 बार, तो हम इसके ऊपर क्या लिख देंगे, 2, a स्क्वायर। हमने इसको, ये इसका घातांकीय रूप है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 5, इसके बाद a है, और a कितनी बार है बच्चों, देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, कितनी बार है, 2 बार। तो a के ऊपर कितनी घात जाएगी, 2 जाएगी। इसके बाद क्या है, b है, और b भी कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है। देखिए एक ये है, एक ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, 5a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये भी इसका क्या हुआ, घातांकीय रूप हुआ। अब तीसरा ले लेते हैं। यहाँ पर a कितनी बार है, देखिए a पूरा n बार आया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, a की घात n। ये इसका क्या हुआ, घातांकीय रूप हुआ। अब ये जो हमने अभी जाना है, ये इसको जानने के लिए हमने किसकी सहायता ली है, इसमें से 1-2 सूत्र हैं उनकी सहायता ली है, और कुछ इसके अलावा और भी हैं जिसकी सहायता से आप बाकी के गणित में जो आपके एक्सरसाइज दिए हैं उसके प्रश्नों को भी आप हल कर पाएंगे। जैसे पहला देखिए ये वाला, a की घात m गुणा a की घात n, क्या हुआ, a की घात m प्लस n, यानी कि हमने इसको m और n को यहाँ पर जोड़ दिया। लेकिन कब, अगर बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। इसके बाद अगर बीच में ये भाग का चिन्ह आ जाता है, यानी कि डिवाइड का चिन्ह अगर आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ पर जैसे प्लस का निशान था तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a की घात m माइनस n। अब अगर हमारे सामने कोई इस तरीके से संख्या लिखी हुई है कि a की घात कितनी है, m, और ऊपर से स्क्वायर के बाद में n लगा हुआ है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, a की घात m n। और a की घात अगर 0 है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है 1। ठीक है बच्चों, अब आप प्रश्न हल करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो कुछ प्रश्न हल करें, चलो करके देखते हैं। अच्छा, उसको करने से पहले मैं चाहती हूँ हम इसका थोड़ा सा और समझ लें। तो बच्चों अब हम जानेंगे चर व अचर संख्याओं के बारे में, कि कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये चर है या अचर है। तो आइए इसको जानते हैं। आपके सामने ये एक सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है कि वृत्त का व्यास कितना होता है, 2 गुणा त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। और हम इसको किस तरीके से निरूपित करते हैं, d बराबर 2r, जहाँ पर r क्या है, त्रिज्या है, और d किसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, व्यास को। तो देखिए अब हम इन दोनों की जगह कुछ संख्याएं, कुछ नंबर रख कर देखते हैं, और देखते हैं उसके बाद हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है। तो देखिए जैसे ही हम r की जगह देखें, यहाँ पर पहले 3 रख कर देखते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने 3 रखा तो हमें क्या मिला है,
2r हमें क्या मिल रहा है, अर्थात व्यास हमें क्या मिल रहा है, 6। 2 तिया 6, तुरंत चेंज हो गया। अब अगर मैं इस r की जगह क्या रखूं, 5 रख देती हूं, तो देखिए मुझे व्यास क्या मिल रहा है, 2 गुणा 5 अर्थात 10 मुझे मिल रहा है। और अगर मैं इस r की जगह क्या रख दूं, 10 रख दूं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और फिर मुझे व्यास क्या मिलेगा, 10 दूनी 20। देखा आपने, जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं, जैसे ही हमने r को चेंज किया, त्रिज्या को, वैसे ही हमारा व्यास तुरंत चेंज हो गया। जैसे ही r रखा तो हमें व्यास क्या मिला, 2r मिल गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ संख्याएं ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं बदली, जैसे कि 2, शुरू से लास्ट तक 2 वहीं वैसे के वैसे ही रहा, लेकिन यहाँ पर r जैसे ही चेंज होता है d भी चेंज हो जाता है। तो कुछ राशियों का मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है तथा कुछ राशियों का मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। और जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वो क्या होती हैं, वो हमारी चर राशि होती हैं। जैसे इसमें चर राशि कौन कौन सी हुई, d और r, क्योंकि ये हर बार बदलती रही। और जिसका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, वो क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं। अब आइए इनमें से कुछ छांटते हैं कि हमारे चर और अचर कौन कौन से हैं। तो देखिए आपके सामने ये पहले एक मैंने समस्या रखी है, एक प्रश्न रखा है, और इसमें हम जानना चाहते हैं कि कौन चर है और कौन अचर है। तो देखिए ये क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे चर, क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे। लेकिन 5 क्या होगा, अचर होगा। इसी तरीके से 7x² और y² में x² और y² क्या होंगे, चर होंगे, और 7 क्या होगा, अचर होगा। ठीक इसी प्रकार इसमें ये तो पूरी की पूरी संख्या क्या है, ये चर संख्या है, और इसमें ये भी क्या है, ये भी चर है। आपको आ गया है ना अच्छे से हल करना। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, क्या निष्कर्ष हमारा अब तक निकला है, थोड़ा सा हम उस पर ध्यान देते हैं। जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, हम अक्षर संख्या कहते हैं या बीज कहते हैं। और इसीलिए इस गणित को बीज गणित भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संख्याओं के साथ साथ अक्षरों का भी प्रयोग होता है। गणित की वो शाखा जिसमें बीजों के प्रयोग से समस्याएं हल की जाती हैं, क्या कहलाती हैं, बीज गणित कहलाती हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, x, y, z, a, b, c आदि ये सब क्या हैं, अक्षर संख्याएं हैं। इसकी जगह आप अपनी जो आपको ठीक लगे कुछ और भी ले सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, या जो आप रखना चाहें, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए। अक्षर संख्याओं के प्रयोग से हम केवल एक विशेष संख्या की बात ना करके किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। और ये हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया था, हमने विद्यालय में पौधे लगाए थे। वहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने 1, 2 या 10 बच्चों की बात ना करके पूरे स्कूल के बच्चों की बात की थी। वहाँ पर हम बता पा रहे थे कि चाहे जितने बच्चे हों, x, y, z जितने भी हम ले लें, हम बता देंगे कि हमारे विद्यालय में कितने पौधे लगा देते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र क्या हुआ, बहुत बड़ा, बहुत व्यापक हो गया है। हमने क्या क्या सीखा, ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है, वो चर कहलाती हैं। जैसे हमने अभी देखा था, क्या देखा था कि जब हमने व्यास निकाला था तो वहाँ पर जैसे जैसे त्रिज्या बदली, हमारा व्यास भी चेंज होता चला गया। तो वो कैसी संख्याएं थी, चर थी। वे अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान हर परिस्थिति में अपरिवर्तित रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसका मान सदा कैसा रहता है, अपरिवर्तित ही रहता है। तो वो क्या होती हैं,
अचर संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई नंबर हुआ 2, 4, 6, या किसी बच्चे की आयु जैसे हमने निकाली थी कि 45 वर्ष है, तो वो भी क्या थी, हमारी अचर थी, क्योंकि वो चेंज नहीं होगी। संख्याओं और अक्सर संख्याओं की मूल संक्रियाओं को हल करना, ये हमने अच्छे से जाना कि जहाँ पर संख्याएं और अक्षर संख्याएं दोनों हैं, उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। बच्चों, ये हमारा गृह कार्य है, इसको आप हल करेंगे। जैसे निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर मैंने क्या दिया है, 1-2 मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद हल करेंगे। क्या है, 6 में अगर हम 4 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मैंने यहाँ पर x लिखा है, तो आपको बताना है कि इस x की जगह जब आप जोड़ेंगे तो क्या मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे आप जान पाएंगे बीजगणितीय अवधारणा को और अच्छे से समझ पाएंगे। 7 में से 2 घटाने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, आप खुद हल करेंगे और यहाँ पर उसका जवाब लिखेंगे। 3 गुणा 9 बराबर z, मुझे z का मान चाहिए, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। x को 2 से भाग जब हम देंगे तो हमें 5 मिल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वो आप हल करेंगे। विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। ये जो भी संख्या है, जैसे मैंने अभी आपको क्या करके दिखाया था, घातांकीय रूप में संख्याओं को लिख के दिखाया था, ठीक इसी तरीके से आप लिखेंगे। क्या करेंगे, 10 कितनी बार है, 3 बार है, तो 10 की घात 3। a कितनी बार है, 3 बार है, a की घात 3। b कितनी बार है, 2 बार, तो b की घात 2। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। इस तरीके से ठीक इसको आगे भी करेंगे। और इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 110, 113 और 118 पर 5A, 5B और 5C पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप हल करेंगे। और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर क्लास को एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।